नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम पुनः इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही पुनः आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक निश्चित रूप से कर लीजिए। तो चलिए, कल हम लोग 80वें प्रश्न तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज से हम लोग 81वें प्रश्न से अपना जो लेक्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम 81वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद, जैसा कि हम लोग असेंबली भी कराते हैं स्कूलों में या फिर राष्ट्रीय गान वगैरह भी गाते हैं, तो लास्ट में हम लोग जो नारा लगाते हैं जय हिंद, तो उस जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इस नारे की जो उत्पत्ति है, इस नारे के बारे में सबसे पहले इस नारे की उत्पत्ति किसने किया, किसने इस नारे को गढ़ा, उस व्यक्ति का नाम है चंपाकरमन पिल्लई। उस व्यक्ति का नाम है चंपाकरनम पिल्लई। इन्होंने 1907 ईस्वी में ये जो जय हिंद नारा है इसको गढ़ा था। और उसके बाद एक आबिद हसन थे। आबिद हसन के सुझाव पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए 1940 ईस्वी में इस नारे का उद्घोष किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो चंपाकरनम पिल्लई है और जो आबिद हसन है, ये दोनों भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस के साथ थे और 1907 में ही इस नारे को गढ़ लिया था चंपाकरनम पिल्लई। और आगे चलकर 33 वर्ष बाद देखिए, आबिद हसन ने सुझाव दिया सुभाष चंद्र बोस को कि ये जो हमारी पार्टी है आज़ाद हिंद फौज, जो हमारी सेना है, इस सेना में ये जो जय हिंद नारा है, इस नारे के साथ जो है हमें उद्घोष करना है। तो जब कभी भी आज़ाद हिंद फौज किसी कार्यक्रम को करते थे तो जय हिंद बोल करके और इस नारे का उद्घोष करते थे। तो पहली बार ये आबिद हसन के सुझाव पर सुभाष चंद्र बोस ने इस नारा को दिया। तो ये हमारा 81वें प्रश्न का सही उत्तर ये डी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82वें प्रश्न की तरफ। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? राजस्व व्यवस्था को आप जानते हैं
कि भू राजस्व व्यवस्था, यानी अकबर मुगल वंश का शासक था और उस समय शासक को आमदनी का सबसे बड़ा जो स्रोत था वह भू राजस्व था, ज़मीन से लिया जाने वाला कर था। आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि अकबर के जो एक वित्त मंत्री थे, वो वित्त मंत्री ने क्या किया था, टोडरमल ने क्या किया था कि ये 4 प्रकार के उपज के आधार पर 4 वर्गों में जो है से खेतों को बांटा था, जिसमें हम लोग देखे थे पोलज, जिसमें वर्ष भर खेती होती थी, उसके बाद आपको चाचर, उसके बाद बंजर, इस तरह से 4 वर्ग के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। तो ये जो राजस्व व्यवस्था है, ये राजस्व व्यवस्था अकबर के समय किसके जिम्मे था, कौन सा व्यक्ति था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हम चर्चा आप पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। टोडरमल था, और ये जो टोडरमल है ये अकबर का राजस्व व वित्त मंत्री दोनों था। ये राजस्व और वित्त मंत्री था अकबर का, और इसने आपको भू राजस्व वसूली के लिए जो व्यवस्था लाया था वो 2 व्यवस्था प्रसिद्ध है। एक है जिसको बोला जाता है दहसाला, एक था दहसाला और एक था जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली, तो दहसाला व्यवस्था में ये 10 साल के लिए ज़मीन का कर निर्धारित कर दिया जाता था और उसी दर से 10 साल तक किसानों को भू राजस्व देना पड़ता था। और जब्ती प्रणाली में क्या था कि जब कोई अपराध करता था या राष्ट्रद्रोह करता था तो उस व्यक्ति के संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। तो ये जब्ती प्रणाली और दहसाला व्यवस्था, इस दोनों का जो शुरुआत है ये टोडरमल ने किया था, जो राजस्व वित्त मंत्री था अकबर का। तो अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, टोडरमल के हाथ में था। तो इसको आप पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा, दहसाला और जब्ती प्रणाली। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दहसाला जो प्रणाली है इसका जन्मदाता कौन था, तो वहाँ आप टोडरमल याद रखिएगा। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था, तो टोडरमल था। टोडरमल अकबर का क्या था, राजस्व वित्त मंत्री था। तो इस तरह से कई प्रश्न जो है उलट कर इससे पूछ सकता है, इसलिए कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगला 83 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल हमारा जमुना नदी के किनारे स्थित है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, और आपको पता है कि ताजमहल जो है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। आगरा में जमुना नदी के किनारे करवाया था। जमुना नदी के किनारे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो यदि आप इस पंक्ति को लिख लेते हैं तो इसमें ताजमहल से संबंधित कई कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में आ जाता है। और 1628 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था।
1628 में ताजमहल का निर्माण कार्य शाहजहां ने शुरू करवा दिया था और यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक महल है और ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से भी एक है ताजमहल। तो इस तरह से कई सारे इस प्रश्न से अवधारणा बनते हैं और भी शाहजहां के निर्माण कार्य को जब हम पढ़ेंगे और मुग़ल स्थापत्य कला को पढ़ेंगे कि मुग़ल का जो आर्किटेक्ट है कि मुग़ल शासकों ने क्या क्या बनवाया, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, तो ये सब जो बनवाया तो इसके बारे में हम लोग मुग़ल स्थापत्य कला में एक अलग से पढ़ेंगे। तो इसको आप इतना कंसेप्ट याद रखिएगा, आपका काम चलेगा। फिर अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, 84 नंबर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि इसने नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध में, पाटलिपुत्र में मगध साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसमें जो चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बनता है, तो चाणक्य की सहायता से, चूँकि चाणक्य एक विद्वान ब्राह्मण थे और उनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, तो भारत का जो मैकियावेली है चाणक्य, उसको नंद वंश के दरबार में घनानंद ने अपमानित किया था और इसलिए उस वंश को समूल नष्ट करने का उन्होंने प्रण लिया था। और तब जाकर ये जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बच्चा मिला था, जिसको उसके मालिक से खरीद कर और 1000 करसापन में और तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसे शिक्षा दीक्षा देकर और पूरी तरह से एक योद्धा बना करके, और तब जो है आपको मगध पर घनानंद पर आक्रमण करवाए थे चाणक्य। और उसके बाद घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बारे में हम कुछ नोट्स भी आपको पीछे के प्रश्न में लिखा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व, ये को आपको समझना होगा कि ये जो भारतीय पुरातत्व है आखिर ये है क्या। भारतीय पुरातत्व जो है ये क्या है? अब आप समझिए कि हम जो एनसीईआरटी में जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में जितनी भी बातें लिखी हुई है उसे यही भारतीय पुरातत्व विभाग प्रमाणित करता है, उसको प्रूफ करता है कि हाँ ये बात सही है, और उसी को इतिहास के पुस्तक में जगह दिया जाता है उसी तथ्य को। तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग एक ऐसा विभाग है जो हमारे इतिहास के पुस्तक में जितनी भी बातें लिखी जानी है या लिखी गई है उसका ये निर्णय करता है, उसको प्रमाणित करता है पुरातत्व विभाग। तो ये जो विभाग है इसकी स्थापना आपको 1861 ईस्वी में किया गया था और अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है। और 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक भी कहा जाता है और इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आप समझ गए कि भारतीय पुरातत्व विभाग का काम क्या है। इतिहास के पुस्तकों में जिन बातों को लिखा जाता है उन बातों को पहले प्रमाणित करता है भारतीय पुरातत्व विभाग, और जब ये भारतीय पुरातत्व विभाग
इतिहास की बातों को प्रमाणित कर देता है, तभी उन बातों को इतिहास की पुस्तक में छपाई की जाती है, जगह दी जाती है। इसलिए ये इस डिपार्टमेंट का कार्य है, जिसको अंग्रेज़ों ने इस विभाग की स्थापना किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो आप समझिए कि ये दीवानी क्या होता है। तो दीवानी जो होता है, ये दीवानी जो अधिकार होता है, दीवानी अधिकार के अंतर्गत राजस्व वसूली की जाती है। और एक होता है फौजदारी अधिकार। फौजदारी अधिकार के अंतर्गत राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख की जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो बंगाल का नवाब है, जिसका नाम है सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, तो ये क्या होता है, और ये मीर कासिम ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला, और यहाँ अवध में ही उस समय मुग़ल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय शरण लिए हुए हैं। कहाँ शरण लिए हुए हैं? अवध के नवाब के यहाँ। अब क्या होता है कि बंगाल के जो नवाब है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बीच में 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर में एक युद्ध होता है। और उस बक्सर की युद्ध में क्या होती है कि ये तीनों का जो संयुक्त सेना है, एक है आपको मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला, और एक जो बंगाल के नवाब है, तीनों की सम्मिलित सेना जो लगभग 50,000 की सेना रहती है, उसको मात्र 7,027, ये इतनी ही संख्या में अंग्रेज़ों की सेना रहती है। और इस सेना से इस तीनों की जो सम्मिलित सेना है, उसे क्या करती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित कर देती है। और पराजित करने के बाद तब क्या करती है कि ये आपको मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि होती है। तो जो संधि होती है, ये संधि आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। तो ये जो संधि होती है, ये किसके बीच होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन रहता है? दूसरी तरफ आपको मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय।
तो ये शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। और उसी समय आपको बंगाल की जो दीवानी अधिकार है, राजस्व वसूली का जो अधिकार है, वह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। और फौजदारी अधिकार यानी प्रशासनिक व्यवस्था की जो देख रेख है, जिसमें पुलिस प्रशासन है, इसका अधिकार नवाब को दिया जाता है। तो यदि ये भू राजस्व वसूली करने में किसी प्रकार की ज़बरदस्ती करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, तो फिर जो है ये जो चूँकि ये दबाव में है अंग्रेज़ों के, तो इनके जो सिपाही है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसके कारण बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और ये दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय सिर्फ बंगाल में ही नहीं देता है। ये बंगाल उस समय 3 राज्य कह सकते हैं, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस 3 राज्यों का दीवानी अधिकार आपको मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की। ये मुग़ल बादशाह जो अवध के नवाब के शुजा-उद-दौला के यहाँ शरण लिए हुए हैं। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? मज्म उल बहरीन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। तो 2 समुद्र का मतलब यहाँ 2 विचारधारा है। और मुख्य रूप से यदि इसको कहा जाए तो ये जो है आपको हम कह सकते हैं कि ये धार्मिक तुलनात्मक पुस्तक है। ये धार्मिक तुलनात्मक पुस्तक। तो मुख्य रूप से यहाँ इसकी रचना मज्म उल बहरीन की जो रचना है, ये दारा शिकोह करता है। ये जो दारा शिकोह है, ये आपको शाहजहाँ का पुत्र है। ये दारा शिकोह कौन है? तो ये शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र है। और ये बहुत बड़ा विद्वान है और बहुत ही विनम्र स्वभाव का ये व्यक्ति है, जो शाहजहाँ का बेटा दारा शिकोह है। और इसी का दारा शिकोह का ही एक छोटा भाई है औरंगजेब, जो दारा शिकोह की हत्या कर देता है। क्यों हत्या करता है? क्योंकि दारा शिकोह जो था, ये धार्मिक तुलनात्मक पुस्तक को लिखता है। और धार्मिक तुलनात्मक पुस्तक का मतलब है कि हिंदू धर्म की जो विचारधारा है और इस्लाम धर्म की जो विचारधारा है, दोनों में जो अच्छी बातें हैं उनकी तुलना करता है वो अपने पुस्तक में, मज्म उल बहरीन में। और इससे औरंगजेब जो है इस पर गुस्सा जाता है और गुस्सा करके इसे काफिर कहता है। काफिर, इस्लाम धर्म को जो नहीं मानने वाले व्यक्ति होते हैं उसको काफिर कहा जाता है। तो इसको काफिर भी कहता है और धर्मद्रोही भी इसको कहता है कि ये अपने धर्म के साथ द्रोह कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो हिंदू धर्म है और इस्लाम धर्म है, तो हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि संत की परंपरा है, और इस्लाम धर्म में अगर आप देखेंगे तो सूफी की परंपरा है। तो ये सूफी और संत, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो संत है, ये इस्लाम धर्म के संत है सूफी। तो जो संत है हिंदू धर्म के, ये क्या करते हैं कि हिंदू धर्म में जो कट्टरता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे आपको रामानुज है, कबीरदास है, ये लोग संत हैं जो हिंदू धर्म की कट्टरता के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं। और ये सूफी जो है, ये इस्लाम धर्म की कट्टरता के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं। और आप जानते हैं कि सूफी जो है बड़ा नरम दिल होते हैं, विनम्र होते हैं, कट्टर नहीं होते हैं। और इसी के कारण सूफियों का जो दरगाह होता है, वहाँ किसी भी धर्म के लोग जा कर के
चादरपोशी करते हैं। और उसी सूफी में एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और उसी सूफी सिलसिले को मानने वाला था दारा शिकोह, और इसलिए यह धार्मिक कट्टरता का विरोध करता था। और इस बात से औरंगजेब जो है नाराज़ हो गया और उसने क्या किया कि अपने भाई दारा शिकोह की बहुत बुरी तरह से इसकी हत्या कर देता है। तो ये जो मज्म उल बहरीन है, ये इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। और इसकी रचना किसने की? तो दारा शिकोह की। दारा शिकोह कौन था? शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। और शाहजहाँ से का भाई जो है कौन था? औरंगजेब था। और औरंगजेब जो है ये दारा शिकोह की हत्या करता है, उस पर काफिर होने का आरोप लगा करके और धर्मद्रोही होने का आरोप लगा करके। इस तरह से इससे संबंधित जो कंसेप्ट है ये पर्याप्त है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन, तो लिंगायत जो आंदोलन है इसके संस्थापक थे बासवण्णा। ये जो लिंगायत आंदोलन है इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक है उनका नाम है बासवण्णा। और 12वीं शताब्दी में इस आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस आंदोलन के संस्थापक है, इस आंदोलन को प्रारंभ किया था बासवण्णा 12वीं शताब्दी में। और ये क्यों किए थे? तो ये जो है हिंदू धर्म में जो जातिवादी व्यवस्था थी, हिंदू धर्म की कट्टरता, उसके बाद जातिवादी व्यवस्था, कास्टिसिज्म जिसको कहते हैं, ये आज भी व्याप्त है हिंदू धर्म में। और उसके बाद ब्राह्मणवादी विचारधारा का वर्चस्व, ये सब कारण थे जिसके कारण ये जो हिंदू धर्म की कट्टरता थी और हिंदुओं में जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, यानी जो जातिवादी व्यवस्था थी, और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था कि वो जो कह दिए वही सत्य है, तो इन सारे विचारधारा के खिलाफ ये बासवण्णा 12वीं शताब्दी में लिंगायत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो ये कर्नाटक में करते हैं। और इससे की पहचान क्या है? तो इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान क्या है? ये अर्धगोलाकार ये इष्टलिंग गले में धारण करते थे। ये गले में पहने रहते थे। लिंगायत आंदोलन के जो मानने वाले लोग थे, ये बासवण्णा के जो समर्थक थे, ये लोग क्या करते थे कि अर्धगोलाकार का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई पत्थर का टुकड़ा है और इसी में धागा वगैरह लटका करके, और क्या करता था कि इसको गर्दन में पहने रहते थे। और ये इष्टलिंग का मतलब है कि आज के समय में जो शिवलिंग है, तो उसी टाइप का ये अपने इष्ट का, अब जिस ईश्वर को ये मानते थे उनका जो है एक प्रतीक के रूप में ये क्या करते थे कि पत्थर के अर्धगोलाकार जो पदार्थ है उसको अपने गले में धारण करते थे। और इसी अर्धगोलाकार पदार्थ को हम इष्टलिंग के नाम से जानते हैं। तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ था और इसका स्थापना कौन किया और इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था, इन सारी बातों के बारे में हमने जाना। ये इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें थोड़ा सा
एक कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कल आपको हम बताए थे कि इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को का यात्री था और वह दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये जो रहला लिखा था इब्न बतूता, इसके बारे में हम पीछे वाले प्रश्न में विस्तार से चर्चा किए हैं इसके बारे में। इसको मोहम्मद बिन तुगलक इतना ये विद्वान और तेज तर्रार था कि उसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त करता है। और बताइए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को की जो राजधानी है रबाब, उस रबाब से आता है ये भारत और आकर के कितना प्यारा हो जाता है ये तुगलक वंश के शासक का। और ये आता कब है तो 1333 ईस्वी में यह भारत आता है और 1342 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो ये एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये 9 से 10 वर्ष होता है। तो इस तरह से कितने वर्षों भारत में रहा तो 10 वर्ष रहा। और अगर मान लीजिए 10 वर्ष ऑप्शन में नहीं दे, 9 वर्ष दे, तो आप 9 वर्ष को भी टिक लगा सकते हैं। 10 9 नहीं दे तो 8 वर्ष भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इसमें जो ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा तो 10 वर्षों तक रहा। आप जोड़ लीजिए 1333 से लेकर के और 1342, 33 से 42 तक गिनती कीजिए, 10 वर्ष आ जाएगा। तो ये इब्न बतूता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो ये जो लॉटरी कमेटी है इसका गठन 1817 ईस्वी में किया गया। 1817 ईस्वी में किया गया और उस समय हम लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया। ये जो कमेटी था इसका काम था लॉटरी खिलवाना और उससे जो आय होता था लॉटरी कमेटी से, इस आय को कलकत्ता नगर नियोजन के लिए खर्च किया जाता था। यानी कलकत्ता नगर में जो पानी, सड़कें या कुछ भी जो निर्माण कार्य होते थे, भवन वगैरह, तो उस निर्माण कार्य के लिए जो पैसे थे वो लॉटरी कमेटी ही उस पैसे को देती थी। तो इसका उद्देश्य लॉटरी कमेटी बनाने का, ये जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का, इसका यही उद्देश्य था कि कलकत्ता का जो हम सिटी प्लानिंग करेंगे, जो नगर नियोजन करेंगे, इसमें जो पैसे आएंगे वो पैसे हम कहीं अलग से जा कर के नहीं लाएंगे और ये लॉटरी कमेटी के पैसे ही हम इसमें खर्च करेंगे और ठीक से हम इस नगर का जो रोड मैप है तैयार करेंगे और उसके हिसाब से हम इससे पैसे लेकर के इस कमेटी से और खर्च करेंगे। तो इसी उद्देश्य से लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? वन लाइनर क्वेश्चन है, बाबर था। आपको पता है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। बाबर ने, यहाँ जोड़ दे सकते हैं, बाबर ने
1526 ईस्वी में लोदी शासक इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश के 3 शासक थे, बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और उसके बाद अंत में था इब्राहिम लोदी। और ये भारत का पहला शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। तो बाबर ने इसको पराजित किया इब्राहिम लोदी को, और 1526 ईस्वी में जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है और ये भारत का सम्राट बन जाता है। तो भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। 1 लाइनर क्वेश्चन था, फिर भी इसमें हमने कंसेप्ट आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं 92। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। सब पर अधिकार अकबर ने कर लिया, लेकिन मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, पर अधिकार नहीं कर पाए। ये दक्षिण भारत के राज्यों को ये कर देने के आधार पर वहाँ के जो दक्षिण भारत के राजा थे उनको छूट दे देता है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो राजा है वो क्या करते हैं कि समय समय पर अकबर के दरबार में गिफ्ट वगैरह, कर वगैरह देते रहते थे। तो इसलिए दक्षिण भारत के भी राज्य पर पूरी तरह से अकबर जो है अपनी कब्जा नहीं कर पाया। और उत्तर भारत में यदि देखा जाए तो सिर्फ एक मेवाड़ ही ऐसा राज था जहाँ के शासक महाराणा प्रताप थे, और उस मेवाड़ पर जो है अकबर अधिकार नहीं कर सका। आपको 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा स्थान था जहाँ की जो घाटियाँ हैं वहाँ के मिट्टी का जो रंग होता था वो हल्दी के रंग का होता था, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है, लेकिन महाराणा प्रताप को पूरी तरह से अकबर पराजित नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के जो शासक है महाराणा प्रताप, उस पर जो है से ये अकबर अधिकार नहीं कर सका। तो इस तरह से 93 क्वेश्चन। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही जो है अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही का एक दूसरा नाम है, इसका दूसरा एक नाम है जिसको कहा जाता है तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही। तो ये जो दीन ए इलाही है इसकी स्थापना अकबर ने कब किया? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही इसको समझिएगा नामक नए धर्म की स्थापना की। लेकिन इसका जो ये दीन इलाही जो इसने अकबर ने जो धर्म चलाया था, ये धर्म जो है बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं सका और 20 से अधिक सदस्य इसके नहीं हो पाए। और इसके प्रथम जो हिंदू सदस्य थे, दीन इलाही का एकमात्र हिंदू सदस्य थे इसके, उसका नाम था बीरबल। ये उनका नाम था बीरबल। ये बीरबल जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 9 आपको विद्वान रहते थे जो विभिन्न कलाओं में आपको पारंगत थे, उनमें से एक बीरबल भी था। तो बीरबल ने ही सिर्फ जो है इसकी सदस्यता ली थी दीन इलाही का। तो इस धर्म की स्थापना
किससे संबंधित है? तो अकबर से है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो सीधा क्लियर है कि ये बाबर की आत्मकथा है। इसी को बाबर नामा भी कहा जाता है। और बाबर ने इसे, चूँकि चगताई तुर्की परिवार से ये आता था, इसलिए ये तुर्की भाषा में आपको तुजुक ए बाबरी लिखा गया है। और इसमें हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बताएंगे कि पीछे बाबर नामा करके एक प्रश्न था, जिसमें हमने विस्तार से उस प्रश्न का व्याख्या कर दिया है, जिसमें आपको सारी बातें मिल जाएगी। तो इसलिए इस पर दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखिए कि तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है और यह बाबर नामा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसकी रचना बाबर ने की तुर्की भाषा में की। हालांकि बाबर का जो वंश है, मुग़ल वंश, तो उसका, जैसे बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। तो इनके पूर्वजों की उपाधि मिर्ज़ा थी, लेकिन इन्होंने मिर्ज़ा उपाधि को त्याग करके और भारत में पादशाह की उपाधि जो है ये धारण करते हैं। और तब से इनका जो पूरा वंश के लोग हैं वे सभी बादशाह के रूप में दिल्ली भारत पर शासन करते हैं। तो इस तरह से तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर है। फिर आलमगीर के नाम से कौन सा मुग़ल बादशाह जाना जाता था? तो आप याद रखिएगा कि औरंगज़ेब को आलमगीर कहा जाता था। और आपको आलमगीर के नाम से ये औरंगज़ेब ही प्रसिद्ध था। और इसमें क्या था कि आपको इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। याद रखिए, जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगज़ेब को कहा जाता था, औरंगज़ेब को जिंदा पीर। जिंदा पीर का मतलब है कि ये इस्लाम धर्म को पूरी कट्टरता के साथ जो है ये मानता था। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूँकि 100 प्रश्न इसके हम चाहते हैं कि आज ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दें। तो नेक्स्ट है, मुग़ल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुग़ल जो सम्राट थे उनके समय आपको उनका जो राज्य था वह प्रांत में, उसके बाद ज़िला में, गांव में, सब चीज़ में विभक्त था। तो उसमें जो ज़िला था उसको उस समय सरकार कहा जाता था। तो मुग़ल प्रशासन में ज़िले को ज़िला नहीं कहकर सरकार कहा जाता था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर की राजधानी थी। ये आपको दक्षिण भारत में विजयनगर एक बहुत ही प्रसिद्ध आपको साम्राज्य था। और यहाँ के महानतम शासक कृष्णदेवराय हुए थे। तो इसको यूनेस्को जो है ये क्या करता है? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूनेस्को क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संस्था है जो क्या करती है कि पूरी दुनिया में जो पूरे विश्व के लोगों के महत्व की, अगर इन्हें कोई आश्चर्यजनक चीज़ें मिलती है तो क्या करते हैं कि ये अपना धरोहर घोषित कर देते हैं। तो हम्पी जो विजयनगर की राजधानी है उसको यूनेस्को जो संस्था है उसको विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया? तो 1986 में किया। वन लाइनर क्वेश्चन था, फिर भी हमने इसका एक छोटा व्याख्या आपको प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 98। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनालीराम का संबंध आपको विजयनगर साम्राज्य से है। तेनालीराम जो था ये आपको विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न का मतलब होता है कि पहले के जो राजा थे वे अपने दरबार में 9 विद्वानों को रखते थे। कोई विद्वान संगीत में पारंगत होता था, कोई धर्म के मामले में पारंगत होता था। तो इस तरह से कई क्षेत्रों में 9 क्षेत्रों के वे पारंगत होते थे, विद्वान होते थे, उनकी समझ होती थी।
और उन्हीं में से एक तेनालीराम था। ये तेनालीराम ये कृष्णदेव राय के नवरत्नों में से एक थे और इनका संबंध किस साम्राज्य से है तो विजयनगर से। उसके बाद हम 99 में चलते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये हरिहर और बुक्का दोनों क्या है, भाई है। ये दोनों भाई मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद हम आज जो लेक्चर ये चल रहा था इसका अंतिम प्रश्न है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। उसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे सेक्शन बी में। और हम समझते हैं कि यदि पूरे प्रश्नों को अगर ठीक से कर लिया जाए और इसका लेक्चर आप 2-3-4 बार सुन लेते हैं तो पूरी तरह से आपको इतिहास के तीनों खंडों का एक अच्छा कंसेप्ट अवधारणा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हम पहले भी ऊपर पढ़ा चुके हैं, तलवंडी में है। ये तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से हमने आज आपको इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो विगत वर्ष का प्रश्न पत्र था इसका शुरुआत किया था और आज हमने 100 प्रश्न का व्याख्यात्मक हल समाप्त किया। और आप अपना अनुभव निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। इसमें यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और जिन लोगों के पास हमारा अपना निजी कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने मेरे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइबर जितना हो सके आप बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लंबे समय तक आप देखेंगे तो ये चैनल जीवित रह पाएगा और आपके लिए आगे भी जो है आपके पूरे भविष्य के लिए जब तक आप सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक ये चैनल आपके सेवा में काम करता रहेगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।